रशिया और अजरबैजान का रिश्ता हमेशा से आसान नहीं रहा। दोनों कभी एक ही सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और उसी दौर में इनके बीच मजबूत इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस बने। साउथ कॉकेसस का इलाका होने की वजह से अजरबैजान मॉस्को के इन्फ्लुएंस से बाहर रह ही नहीं सकता था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। अजरबैजान ने रशिया लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पर साइन किया और आज भी वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का हिस्सा है। यानी शुरुआत में उसका झुकाव साफ तौर पर मॉस्को की तरफ था, फिर वक्त बदला। अजरबैजान को एहसास हुआ कि सिर्फ रशिया पर टिके रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। यही सोच उसकी फॉरेन पॉलिसी को एक नए रास्ते पर ले गई। साल 1994 में उसने नेटो के पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम से जुड़कर पश्चिम की तरफ अपने दरवाजे खोल दिए और साल 2011 में नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बनकर उसने ये साफ पैगाम दिया कि वो किसी एक पावर पर पूरी तरह भरोसा नहीं करने वाला। यानी रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए रखते हुए भी अजरबैजान ने धीरे धीरे एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी तैयार की। उसने मॉस्को के साथ एनर्जी और ट्रेड रिलेशंस को जारी रखा, लेकिन साथ ही वेस्ट और नेटो के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत किया। पिछले कुछ बरसों में ये संतुलन और भी नाजुक होता चला गया है। आर्मीनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी पॉलिटिक्स और कॉकेसस रीजन में बदलती जियोपॉलिटिक्स ने रशिया और अजरबैजान के रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या मॉस्को अपनी पारंपरिक पकड़ इस रीजन में कायम रख पाएगा या फिर अजरबैजान पूरी तरह रशिया के ऑर्बिट से बाहर निकलकर वेस्ट और दूसरे पार्टनर्स की जानिब झुक जाएगा? हकीकत ये है कि पिछले कुछ सालों में रशिया और अजरबैजान के रिलेशंस में बड़े बदलाव सामने आए हैं और इसी के साथ पूरे कॉकेसस रीजन में मॉस्को की पकड़ डगमगाती नजर आने लगी है। साल 2020 में अजरबैजान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने वो इलाके वापस कब्जे में ले लिए जो कई दशकों से आर्मीनियन फोर्सेस के कब्जे में थे। हालात तेजी से बेकाबू हो रहे थे और ऐसे में रशिया सामने आया। मॉस्को ने सीज फायर करवाया और तकरीबन 2000 पीस कीपर्स को नगोर्नो काराबाख की लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर दिया। ये मॉस्को की ताकत का एक खुला प्रदर्शन था, लेकिन इसके साथ एक और हकीकत भी उजागर हो गई। आर्मीनिया उसका पारंपरिक एलाई होते हुए भी रशिया ने उसे खुलकर सपोर्ट नहीं दिया। असल मकसद था अजरबैजान के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत बनाए रखना। फिर आया साल 2022। व्लादिमीर पुतिन और इल्हाम अलीयव ने डिक्लेरेशन ऑन एलाइड इंटरैक्शन पर दस्तखत किए, मगर इसी वक्त ये भी साफ नजर आने लगा कि मॉस्को की रीजनल इन्फ्लुएंस लगातार घट रही है, जबकि अजरबैजान और मजबूत होकर नए पार्टनर्स की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल 2021 में ही अजरबैजान और टर्की के बीच शूशा डिक्लेरेशन साइन हो चुका था, जिसने दोनों देशों के अलायंस को और ऊंचाई दे दी। टर्की पहले ही अजरबैजान का मिलिट्री बैकर था और अब ये रिश्ता और भी गहरा हो गया। सिर्फ टर्की ही नहीं, अजरबैजान ने इजराइल के साथ भी डिफेंस, एनर्जी और डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत किया और फिर रशिया यूक्रेन वॉर ने हालात को पूरी तरह बदल दिया। साल 2022 में यूरोपियन यूनियन ने अजरबैजान के साथ एक अहम डील साइन की, जिसके तहत साल 2027 तक ईयू अपनी गैस इंपोर्ट्स को दोगुना करेगा। यानी अब बाकू को एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी हब की तरह खड़ा किया जा रहा था, मॉस्को पर निर्भरता घटाकर। फिर आया सितंबर 2023, जब अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाख पर एक लाइटनिंग ऑफेंसिव शुरू किया। चंद घंटों में उसने पूरे इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हैरानी की बात ये रही कि रशियन पीस कीपर्स, जिन्हें निगरानी के लिए वहां तैनात किया गया था, उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं की और आखिरकार 2024 में रशिया ने अपने सोल्जर्स को वक्त से पहले ही अजरबैजान से वापस बुला लिया। इन घटनाओं ने पूरे पावर बैलेंस को हिला दिया। फिर 25 दिसंबर 2024 की डेवलपमेंट्स ने रशिया और अजरबैजान के रिश्तों को एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। मॉस्को और बाकू के दरमियान जो प्रैग्मेटिक रिश्ता सालों से चला आ रहा था, वो अब गहरे इख्तिलाफ और अविश्वास में फंस गया। दिसंबर 2024 में हालात अचानक बदल गए। एक अजरबैजान एयरलाइंस फ्लाइट रशियन एयर स्पेस में ग्रोजनी के करीब उड़ रही थी, जब रशियन एयर डिफेंसेस ने उसे मिड एयर ही गिरा दिया। इस हादसे में 38 लोग मारे गए। प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने इस वाकये पर खुलकर नाराजगी जताई। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि मॉस्को ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया। उन्होंने इसे ट्रैजिक इंसिडेंट कहा, लेकिन रशिया की सीधी जिम्मेदारी मानने से साफ इनकार कर दिया। यह इवेसिव अपॉलॉजी अलीयव को और भड़का गई। उन्होंने मॉस्को पर सीधा इल्जाम लगाया और मांग की कि रशिया अपनी गलती माने, जिम्मेदारों को सजा दे और पीड़ित खानदानों को मुआवजा अदा करे। इस तरह ये मसला सिर्फ डिप्लोमेटिक इशू नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा हादसा बन गया जिसने दोनों मुल्कों के रिश्तों में जहरीली दरार डाल दी। इसके बाद हालात और बिगड़ते गए। मई 2025 में अलीयव ने मॉस्को की विक्ट्री डे परेड में शिरकत से इनकार कर दिया। उसी महीने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर अचानक बाकू पहुंचे।
ये साफ इशारा था कि अजरबैजान अब मॉस्को से दूर और कीव के और करीब जा रहा है। फिर आया जून 2025, जब हालात एकदम विस्फोटक हो गए। रशियन पुलिस ने येकाटेरिनबर्ग में एथनिक एज़ेरिस के घरों पर छापे मारे और दशकों पुराने मर्डर केसेस के नाम पर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए और 2 अजरबैजानी ब्रदर्स ने तो पुलिस कस्टडी में ही दम तोड़ दिया। बाकू का रुख तुरंत सख्त हो गया। अजरबैजान ने इल्जाम लगाया कि उनके नागरिकों को टॉर्चर करके कत्ल किया गया। जवाब में दोनों मुल्कों के रिश्ते प्रैक्टिकली टूटने लगे। अजरबैजान ने रशिया के कल्चरल इवेंट्स रद्द कर दिए, डिप्लोमेटिक विजिट्स रोक दी और तो और बाकू में रशिया की स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारकर कई एम्प्लॉइज को गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले ही दिन अजरबैजान ने 8 रशियन नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें आईटी एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स शामिल थे। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनके चेहरे पर चोट और जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। ये नजारा रशिया के अंदर गुस्से और आउटरेज की लहर फैलाने के लिए काफी था। यहीं से रशिया और अजरबैजान के रिश्ते एक डेंजरस डाउनवर्ड स्पाइरल में दाखिल हो गए। जो रिश्ता कभी प्रैग्मेटिक कोऑपरेशन की मिसाल था, अब वो बदले और अविश्वास की सरहद तक पहुंच चुका था। रशिया ने हालात बिगड़ते देख बाकू के एम्बेसडर को तलब किया। मॉस्को ने अजरबैजान पर इल्जाम लगाया कि उसके रीसेंट अनफ्रेंडली एक्शंस और बायलैटरल रिलेशंस को डिसमेंटल करने के इंटेंशनल स्टेप्स ने दोनों मुल्कों के रिश्तों को सीधे खतरे में डाल दिया है। इसके बाद रशियन अथॉरिटीज ने अजरबैजानी डायस्पोरा पर दबाव और बढ़ा दिया और दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया। मगर क्रेमलिन को असली झटका उस वक्त लगा जब इल्हाम अलीयव ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। इस बातचीत में दोनों ने मॉस्को के खिलाफ बढ़ते तनाव पर गुफ्तगू की और ज़ेलेंस्की ने खुले तौर पर अजरबैजान के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया। अब सवाल उठता है, आखिर अजरबैजान का ये कॉम्बेटिव रवैया क्यों सामने आया? एक वजह तो साफ है, प्लेन क्रैश और डायस्पोरा रिप्रेशन पर सख्त रुख अपनाना अलीयव के लिए घरेलू राजनीति में फायदेमंद साबित हुआ। अजरबैजानी अवाम के बीच रशिया के खिलाफ गुस्सा पहले से मौजूद था और इस तरह का जवाब अलीयव को एक प्रोटेक्टर ऑफ द नेशन की छवि देता था। मगर दूसरी वजह और भी गहरी है। नागोर्नो काराबाख को वापस लेने की जंग ने सालों तक अजरबैजानी सोसाइटी को एकजुट रखा, लेकिन उस जीत की यूफोरिया अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। इनइक्वालिटी, लो इनकम्स और सिविल सोसाइटी पर रिप्रेशन जैसे मसले अलीयव की घरेलू क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचा सकते थे। ऐसे में मॉस्को के साथ फ्यूड ने अवाम का ध्यान बटाने और सोसाइटी को फिर से मोबिलाइज करने का काम किया। नागोर्नो काराबाख में जीत ने अजरबैजान को नया एतमाद दिया। अब बाकू अपने पड़ोसियों से बातचीत में और ज्यादा असर्टिव हो गया है और रशिया की घटती रीजनल इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर खुद को एक रीजनल पावर की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है। आर्मीनिया पहले ही मॉस्को से दूर होकर वेस्ट की तरफ झुक चुका है और अब अगर अजरबैजान भी खुले तौर पर रशिया के खिलाफ खड़ा होता है तो ये बाकू को वेस्ट में एक रिलायबल पार्टनर की छवि देता है। इसी सिलसिले में अजरबैजान ने खुद को यूरोप का स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनर बनाया। 2024 में COP29 क्लाइमेट समिट की मेजबानी की और अब रशिया के खिलाफ उसका ये कॉम्बैटिव टिल्ट उसकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग को और मजबूत कर रहा है। इससे उसे अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर होने वाली आलोचनाओं से भी कुछ हद तक राहत मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये है, अलीयव और पुतिन दोनों ही इस फ्यूड को अब तक वर्बल कॉन्फ्रंटेशन और टेट फॉर टैट अरेस्ट से आगे नहीं ले गए। यानी रिश्ते भले ही तनावपूर्ण हों, मगर वो अभी खुले टकराव की सरहद तक नहीं पहुंचे। हालात बेहद तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह टूटे नहीं, न ही किसी तरह के नए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ये दिखाता है कि दोनों मुल्कों के लिए अभी भी कुछ ऐसे फायदे मौजूद हैं जिन्हें छोड़ना उनके हित में नहीं। रशिया में मौजूद अजरबैजानी डायस्पोरा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजता है, जो अजरबैजान की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। दूसरी तरफ अजरबैजान की इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा स्रोत अब भी रशिया ही है। मॉस्को के लिए भी बाकू की अहमियत कम नहीं। अजरबैजान रशिया को सैंक्शन फ्री ट्रेड रूट्स देता है और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए मॉस्को को ईरान, पर्शियन गल्फ और उससे आगे तक जोड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये पूरी कहानी साफ कर देती है कि रीजन में पावर बैलेंस बदल चुका है। आने वाले वक्त में अगर मॉस्को और बाकू फिर से रिश्ते सुधार भी लें तो शर्तें पहले जैसी नहीं होंगी। ये रिकंसिलिएशन अजरबैजान की नई असर्टिवनेस को ही दिखाएगा और ये बदलती स्थिति सिर्फ रशिया और अजरबैजान तक सीमित नहीं, रीजन के और मुल्क, खासकर काजाकिस्तान जैसे पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स इसे गौर से देख रहे हैं। उनके लिए ये एक साफ पैगाम है कि मॉस्को की पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और कमेंट्स में ये जरूर लिखिए कि इस वक्त आप किस कंट्री के साथ खड़े हैं।